Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. आ गया सब लोग? ठीक है, आज स्टैटिस्टिक्स की बारी है ना? सर एपी के आगे नहीं पढ़ाएंगे, जीपी और एचपी? कौन से? सर एपी से आगे जो थे जीपी और एचपी। आज तो एंट्रेंस वाली क्लास है ना? अच्छा सर, ओके सर। आज एंट्रेंस वाली क्लास है ना? ओके Yes, सर। sir. हाँ, ठीक है। सबको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? इन्फॉर्म्ड है ना? लक्षिता, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद है ना? अभी आज Yes, तो sir. एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, दृश्या के Yes. भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है, सर मेरा भी आ रहा है। आपका भी आ रहा है। ठीक है, अभी बायो की क्लास थी ना? Yes, sir. है। Yes, sir. ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? इस पर कुछ हमारी शुरुआत हो गई थी ना? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ये पूरी दुनिया स्टैटिस्टिक्स पर ही बेस्ड है ना? और थोड़ा सा भी कैलकुलेशन जिसका खराब हुआ तो वो समय से थोड़ा पीछे हो जाता है। यही कहानी है इसके स्टैटिस्टिक्स की। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के डेट में कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, किस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे उसका ऑप्टिमम यूज करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन सबको देखते हुए एक सेंट्रली एक डिसीजन लिया गया कि किस चीज की वैल्यू कैसे रिपोर्ट की जाए जिससे कि कम से कम एरर, है ना? तो उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसीज में अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी आ जाए,
लेकिन अभी तक 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी का यूज किया जाता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिस पर हमारा डिस्कशन हुआ था कि मीन उस केस में सेंट्रल टेंडेंसीज के रूप में यूज किया जाता है जहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उससे कोई हलचल नहीं मच जाए, है ना, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन जो है ऑलरेडी उसको कायम रखा जाएगा। जैसे एक्सपेरिमेंट करते समय फिजिक्स या केमिस्ट्री के लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो आपका रूल, आपका जो रिजल्ट होगा, हो सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट से कुछ अलग है, जो होता होगा उससे अलग है, तो प्रैक्टिस के लिए हमें करवाया जाता है। जैसे जी की वैल्यू निकालनी है तो 9.81 नहीं आकर के आपको 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया या 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जो भी हो सकता है। सही करेंगे, सही मायने में एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो रिजल्ट में इतना वेरिएशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो वो माना जाएगा कि आपने सही से किया है अपने से। लेकिन जिसका 9.81 ही आता है, इसका मतलब उसने चीटिंग किया होगा। क्यों? तो आइडियल कंडीशन का रिजल्ट है और हम कभी आइडियल कंडीशन में काम करते नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केस में जो लैब का एक्सपेरिमेंट है उसमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हो या केमिकल रिजल्ट्स कुछ निकालना हो, तो वहां पर क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके कई बार वैल्यू निकाली जाती है और फिर उसका एवरेज ले लेते हैं। तो मीन इज एवरेज ऑफ डेटा। मीन का मतलब है सम ऑफ नंबर्स और अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे रॉ डेटा है तो x1, x2, xn और अपॉन n, इसको कहेंगे मीन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मीन। चाहे जहां पर भी जिस किसी भी फॉर्मूले और तकनीक का यूज करेंगे, निकालेंगे आप ये, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन काउंट करना है, कई एजेंसीज को देख करके फिर उसका एवरेज ले लिया आता है, तो कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है। या प्रोडक्शन, कोई कौन सी फसल कितनी हुई उसके लिए सर्वे करना हो, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे केस में इस एवरेज का यूज किया जाता है, मीन का यूज किया जाता है। तो मीन का मतलब सिंपल एवरेज, जिसको आप एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। मीडियन का यूज स्टूडेंट के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हो सकता है आपको पूछ दे कि इन सब का यूज, मीडियन का यूज कहाँ पर करते हैं, मीन का यूज किस केस में करते हैं, 3-4 केस आपको लिख करके दे दे, तो उसमें देख करके आप पकड़ सकते हैं। आप क्या केस क्या देगा ये उस पर डिपेंड करेगा। तो जहां पर आईक्यू टेस्ट करना हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट करना हो, तो वहां पर मीडियन का यूज किया जाता है। मीडियन किसे कहते हैं कि वो डेटा जो बिल्कुल बीचों बीच लाई करता हो, उसको कहते हैं मीडियन। जब सारे डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाए, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डेटा फॉलोइंग इन एग्जैक्टली मिडिल विल बी नोन एज मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए मीडियन का मतलब? जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसका रिजल्ट आया ये 1, 2, 3, 11, 14, 75, ठीक है, 85, समझ गए, ये आ गया ऐसे। तो इसमें मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा? 11। अब उन सारे ऑब्जर्वेशन को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो वो डेटा जो बिल्कुल बीचों बीच लाई करता हो उसे कहेंगे मीडियन। या हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता हो, 4, 7, 13, 15, है ना, 70, 75, लाइक दिस, ये आ गया। अब इसमें आपसे मीडियन पूछे, यहाँ पर तो कोई अकेला बीच में नहीं है, तो रॉ डेटा के केस में क्या करते हैं कि जो डेटा बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है उसका एवरेज ले, 40, ये मीडियन कहलाता है। तो मीडियन उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच लाई करता हो, जब सारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ठीक है। तो इसका यूज किया था आईक्यू टेस्ट के लिए। क्यों? तो देखिए, आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि जब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन हाथ में आता है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला नहीं कि आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं।
पहली बार कितना भी आसान क्वेश्चन हो बहुत संभल करके आंसर लिखते हैं कि गलती ना हो जाए, शुरुआती कहीं खराब नहीं हो जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ती जाती है ना। सेम लेवल के क्वेश्चन को आप कम समय में अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो होते होते एक स्टेज आता है जिसमें कि क्वेश्चन मिला 1 मिनट, पहले वही क्वेश्चन था 5 मिनट, फिर 4 मिनट पढ़ाया, 3 मिनट आप पढ़ाया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मिला 1 मिनट, फिर क्वेश्चन मिला 1 मिनट, अब स्टैग्नेंट हो गए। इसका मतलब ये आपका आईक्यू लेवल है, ये आपका आईक्यू बताता है। उसके बाद आगे जब जाएंगे आप तो फिर उसके बाद आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। सेम लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हाँ बोलिए जेवा। नो सर, कुछ बोलना नहीं है, वो काफी हैंग कर रहा है तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, अब स्टेबलाइज हो गए? यस सर, मतलब अब आ गया, वो रीबूट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलिए। तो मीडियन का यूज बाय द वे पूछे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करता है, कुछ ऐसी बात निकाल के पूछ लेगा जो आम चर्चा में नहीं है, जो आम लोग नहीं जानता होगा, इतना ही अंतर होता है। वरना सिलेबस वही है, एक एग्जामिनेशन में भर करके मार्क्स आए और दूसरे मार्क्स के लिए तरस जाए, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सिलेबस एक ही है। जैसे इसमें भी सिलेबस तो वही है 9th-10th का, जिसमें कि भर भर के मार्क्स आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देख रहे हैं एक एक चीज के लिए हम तरस जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलती करके आएंगे जो आपको लगेगा बाद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही होता है स्कूल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा फर्क। तो वहां पर वो चीज निकाल के पूछ लेता है जहां पर सबकी नजर नहीं जाती है। ठीक है, तो देखिए आईक्यू टेस्ट के लिए इसलिए यूज किया जाता है कि जो ऑब्जर्वेशन है बीच में लाई करता है उसी को ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन इसमें माना गया है, उसी को इस एक्सपेरिमेंट का रियल रिजल्ट माना गया है। ठीक है, वही चीज आईक्यू में भी है कि हमारा कितना आईक्यू है, आते ही कोई क्वेश्चन पूछा और हो सकता है संयोग अच्छा हो तो मैं जवाब दे दूं तुरंत, नहीं तो हो सकता है टाइम लगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के मैं जवाब दूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा टाइम लेकर के जवाब दिया तो मैं खराब हो गया। तो जो रियल आईक्यू टेस्ट करना चाहता है वो आपको समय देगा, जो जानना चाहता है रियली कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो आपको समय देगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उसको देखते जाएगा और होते होते एक समय आएगा जिसमें आप पिक पर होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, एफिशिएंसी कम होनी शुरू होती है। जैसे स्टूडेंट को देखेंगे आप, कौन स्टूडेंट कितने देर तक कंसिस्टेंटली पढ़ता है, कंसेक्यूटिवली पढ़ता है, ये देख करके मैं बता दूंगा, देख करके ही मैं पकड़ लूंगा कि इसका एट ए स्ट्रेच घर पर वर्किंग आवर्स कितने घंटे का है इफेक्टिवली। उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दीजिए, उसके चाल ढाल उसकी एफिशिएंसी को देख करके मैं बता दूंगा कि ये लगातार घर पे कितने घंटे बैठा होगा। ठीक है, इसलिए कि जब आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो अचानक तो नहीं होता है कि 1 घंटे के बाद उठ जाओ सीधा, उसकी प्लानिंग होती है। जब बैठते हैं तो करीब 15-20 मिनट पहले मिनिमम 1 घंटा जो पढ़ता होगा 20 मिनट पहले से दिमाग में आता होगा कि अब उठना चाहिए, लेकिन फिर होता है चलो थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, होते होते 1 घंटा जब होता है, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो आप उठ जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खूब पिक पर हैं और अचानक उठ के चले गए, नहीं पानी पीना है या नहीं अब नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ते समय एक पिक आवर्स होता है जिस समय कि आपको कुछ भी हो दुनिया में आपको पता नहीं चलेगा, आप पढ़ाई करते रहेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती है, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन होते होते अंदर में प्लानिंग होती है कि आप पढ़ाई बंद करनी चाहिए और तब होते होते आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जो स्टूडेंट अपने घर पे, बहुत ही मार्के की बात बता रहा हूँ, जिसने समझ लिया वो एग्जामिनेशन में अपने बराबर के बच्चों से बिना पढ़े हुए, बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए ऐसे ही लीड ले लेगा, है ना। कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन। 3 घंटे जो पढ़ाई करता होगा उसका मीडियन लगभग 1.5 घंटे के आसपास है, मतलब 1.5 घंटे तक वो राइजिंग फेज में होगा।
समझ गए? 1.5 घंटे तक वो राइजिंग फेज में होगा, उस समय तक उसकी एफिशिएंसी बढ़ती ही जाएगी। फिर 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा डोजीनेस आएगा, थकान सी लगेगी ये अंदर अंदर। उसके बाद 2 घंटे तक में उसकी एफिशिएंसी नॉर्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, आसान क्वेश्चन है फिर भी नहीं हो पाता होगा, या तरह तरह का स्ट्रगल करता होगा, तो 2 घंटे तक लगभग वो इफेक्टिवली ठीक ठाक फेज में होगा। 2 घंटे के बाद 1 घंटा उसका वेस्ट हो जाएगा। जो 4 घंटे लगातार पढ़ता होगा वो 2 घंटे तक तो पिक पर रहेगा, चढ़ते हुए फेज में होगा लगातार। फिर उसके बाद उतरते उतरते 1 घंटे तक भी नॉर्मल से अच्छे फेज में रह करके पेपर दे करके अपना आ जाएगा। तो इसीलिए घर पर पढ़ते समय एट ए स्ट्रेच मैक्सिमम स्टडी आवर्स होना चाहिए, तब जाकर के आप उस मीडियन को अटेन करेंगे अपने एग्जामिनेशन पीरियड के ऑलमोस्ट एंड में। उस समय तक आपका राइजिंग फेज होगा, तो हो सकता है कि टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए आसान दिखे और खूब आसानी से आप कर लें। इसीलिए स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा ये मीडियन है सेंट्रल टेंडेंसीज में, जो उसके ही मेजर करने का तरीका, उसके आईक्यू लेवल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? तो दूसरे का इंपॉर्टेंस क्या है मीडियन का? सबकी अपनी जरूरत होती है, इसीलिए इन्वेंशन हुआ, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वरना क्या जरूरत। थर्ड है मोड। मोड कहते हैं हाईली फ्रीक्वेंट डेटा। हाईली फ्रीक्वेंट डेटा इज मोड, मतलब वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को उस ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव डेटा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 2 3 3 3 4 5 5 6, इसमें मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 3, बिकॉज 3 हैज अकर्ड मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, Yes. ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए मोड रिप्रेजेंटेटिव डेटा इज 3। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब मीन आ गया, मीडियन आ गया, क्या उससे काम नहीं चलाया जा सकता था? तो नहीं। मोड की जरूरत किस केस में हुई? तो सीजन फोरकास्टिंग है ना, या वेदर फोरकास्टिंग, कि कब कौन सा सीजन आने वाला है ये आपको और पूरी दुनिया को सबको पता होता है, हर अपनी कंट्री में किस मंथ में वेदर फोरकास्ट। ठीक है, इसमें इसका यूज होता है। या जो देखते होंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब, ये इधर विंड प्रेशर कम है, इधर विंड प्रेशर ज्यादा है, उसको देख के आपको बताता होगा कि साइक्लोन आएगा नहीं आएगा। तो ये वर्षों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देखा गया, वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देखा गया कि इस समय में ये सब चीज आता है, इसीलिए लोग अलर्ट रहता है कि ऐसा हुआ तो इस समय में इसकी संभावना है। जैसे अभी अब रेनी सीजन है, अब ये तो नहीं कि आपको कोई बताया है कि अभी रेनी सीजन है, कुछ दिन के बाद अक्टूबर नवंबर के बाद अपने आप घर में जाड़े का कपड़ा देखना शुरू करेंगे, अभी से ही मालूम है। हो सकता है कि 1 आध महीने बाद ही आए, 10 दिन 15 दिन डिले हो जाए, लेकिन आना तो है दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ठंड तो आएगी ही आएगी। तो गर्मी का कपड़ा पैक होना शुरू होगा, सर्दी का कपड़ा अब धीरे धीरे धूप दिखा करके आप निकालेंगे बाहर, है ना, तैयारी करेंगे। इसके लिए अचानक ऐसा नहीं है कि खलबली मच जाए कि दिसंबर में भीषण गर्मी है ना, ऐसी गर्मी की जल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम ठंड पड़े, थोड़ी सी कम ठंड हो, कभी बारिश हो जाए, लाइक दिस, ये हो सकता है, लेकिन आना तो ठंडी है ना। तो इसीलिए उस सीजन को विंटर सीजन में ही रखा गया है। तो ये वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बाद है, वर्षों तक ऐसा हुआ है कि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में सर्दी ही रही है। जैसे अभी है रेनी सीजन है, बारिश हालांकि आज 1-2 दिन से हो रही है बारिश इधर में, लेकिन बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई थी, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं इतना पानी है कि वो रुक नहीं पा रहा है, और यहाँ हम लोग के यहाँ पानी की कमी है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी कम हुआ तो कहेंगे रेनी सीजन नहीं है। यस, दिस इज रेनी सीजन। तो इसीलिए वेदर फोरकास्टिंग में चूंकि वर्षों तक इस समय में बारिश ही होते आई है, और जहां हो रही है वहां बारिश हो रही है, कुछ एक आध जगह एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन इस सीजन को रेनी सीजन ही कहेंगे। इसी सीजन में बारिश होती है सब जगह, लगभग पूरे इंडियन कंटिनेंट में, तो इसीलिए इसको रेनी सीजन कहते हैं। तो सीजन फोरकास्टिंग में
इस मोड का सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसको मोड कहते हैं। ठीक है, वो फुली समझ गया तीनों का मतलब और तीनों की जरूरत क्यों हुई। Yes, sir. अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है जिस पर कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और ये एम्पिरिकल रिलेशन है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड इक्वल टू मीन। सर 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हाँ, गलत, उल्टा मैंने लिख दिया। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। ये मोड निकालने के लिए है, तो मोड अलग से इसीलिए नहीं पढ़ते Yes. हैं, उल्टा मैंने लिख दिया, है ना। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू, Yes, sir. समझ गया। तो मीन और मीडियन जिसको आता है तो मोड अपने आप छाप देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये इंपिरिकल रिलेशन है जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकाला गया कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो इसका भी यूज करवाते रहता है बार बार छोटे मोटे एग्जामिनेशन में, इसी पर यहीं से काम हो जाता है। तो हो सकता है किस्मत साथ दिया तो पहली लाइन में काम हो गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। अब आइए, अब एक एक करके मैं सेंट्रल टेंडेंसी देखता हूं। मीन है ना, मीन जैसा हमने देखा कि एवरेज ऑफ डेटा इज मीन, एवरेज ऑफ डेटा इज मीन। तो हो सकता है कि आपको ऐसा रॉ डेटा दिया हो तब तो सीधा सारे डेटा का सम और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे आपको कह दे कि इसमें आपको इसका यूज करवा सकता है, जैसे 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम कितना होता है। ये तो एपी में है और एपी 10th का भी सिलेबस है। n × n + 1। हाँ, n/2 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, है ना। एपी का सम होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 × n + 1 इस सब का यूज करवा सकता है। जैसे आपको दे दिया xi ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये 1 2 3 और n, ठीक है, और बोल दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है। ठीक है, 1 2 3 और n। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन लेते समय कौन डाटा कितने बार आया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation repeats। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। जैसे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान से 1 टाइम्स आया, एक बार ही आया, 2 बार आया, तो करते क्या है कि 1 के आगे 1 लिख लेंगे, 2 के आगे 2 लिख लेंगे, 3 जितने बार आया उसके आगे 3 लिख लेंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। ये fi जो हमने लिखा है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, ये fi और इंटू xi, समझ गए, fi इंटू xi। तो कम नंबर देगा आपको, तो मैं n के लिए बता देता हूँ, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे, और नहीं तो 10 तक का स्क्वायर कहा तो चाहता है कि ऐड करो, इसीलिए आप जो कह रहे थे कि पेपर की लंबाई बढ़ जाती है, तो इन्हीं सब का थोड़ा सा 11th का टच दे दिया तो पेपर की लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे fi इंटू xi, ठीक है, ये fi xi क्यों करते हैं, तो मान ली सबको ऐड ही तो करना है डेटा को। मीन का मतलब यही है कि जो जो ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड करो और जितना ऑब्जर्वेशन है उससे उसको डिवाइड कर दो। तो एक 1 टाइम्स आया है तो 1 को ऐड करेंगे तो 1, 2 टाइम्स आया है तो 2 + 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 4, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन जितने बार आया है उन दोनों को, फ्रीक्वेंसी को और डेटा को मल्टीप्लाई कर लें, ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। क्योंकि 2 को 2 टाइम्स ऐड करना था तो इसीलिए 2 × 2। अब नेक्स्ट में 3 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो 3 + 3 + 3, क्योंकि 3 3 बार आया हुआ है तो 3 3 जा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 आ गया।
और ऐसे ही होते होते n टाइम्स आया हो तो n स्क्वायर। समझ गए? तो ये सब हो गया। जो थर्ड कॉलम में fi इंटू xi हमने निकाला है, इसमें है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे सिग्मा fi इंटू xi, इसका मतलब इन सारे एलिमेंट का सम। ठीक, इस कॉलम में जो एलिमेंट है इसको लिख लेते हैं सिग्मा fi फ्रीक्वेंसी, ये बताएगा टोटल कितना डेटा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी का सम, इज सिग्मा fi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, है ना, ये n ऑब्जर्वेशन है तो n का सम। तो ये हो गया आपका 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम, जिसको आप कहते हैं n इंटू n + 1/2, ये n हो गया। सिग्मा fi xi इस कॉलम के एलिमेंट का सम, ये सम ऑफ n into n plus 1 into 2n plus 1/6। हाँ, अब बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बायो वाले भी बच्चे हैं, कहीं मान लीजिए यही पूछ दिया तो जो यहाँ होंगे वही करके आएंगे, बाकी लोग सोचते रहेंगे, या नहीं तो उसमें देगा 20 स्क्वायर तक, तो 20 स्क्वायर तक मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे। ये तो नहीं कह सकते सिलेबस के बाहर है, सिलेबस दिखा देगा नहीं तो, है ना, लेकिन जल्दी हो उसके लिए जरूरी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सिग्मा fi xi, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हमने ऐड करके एक ही जगह पर लिख लिया। 1 जितने बार आया था उसको ऐड करके एक जगह लिख लिया, 2 को एक जगह ऐड करके लिख लिया, है ना, 3 को एक जगह ऐड करके लिख लिया, 3 स्क्वायर 9, 2 का सम 2 स्क्वायर, ऐसे ही 4 होता है यहाँ पर, तो 4 का सम 4 स्क्वायर मतलब 16। तो सिग्मा fi xi जो है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर का सम, और इसका सम होता है n+1, जो इसमें लिखा हुआ था 1 से n तक का सम उतना, और इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं, तो 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 2 तो था ही ऑलरेडी सम वाले में, और 3 फैक्टर है तो उसके लिए 3 से और डिवाइड कर दो। समझ गए? तो अब मीन लिखेंगे आप, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ये सिग्मा fi xi और अपॉन सिग्मा fi, इसको कहेंगे मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही देख रहे हैं, लेकिन ऐड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका इसमें यूज किया गया है कि एक तरह का डेटा को एक ही जगह पर ऐड करके लिख लिया। ये हो गया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और डिवाइड करेंगे आप n+1/2 से। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं n+1 2n+1/6 और इंटू 2/n इंटू n+1। तो देखिए n गया, n+1 गया, 2 और 3। ठीक है, तो आ गया आपका 2n+1 और अपॉन 2n+1 और अपॉन 3। ये हो गया मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसी में आपको कह सकता है कि ये तो मैंने n में बता दिया, 2n+1 अपॉन 3, 2 + 1 3 होता है, n लगा दीजिए। अब जैसे आपको ये xi और fi ऐसे करके बना करके दे दिया, 1 1 2 2 3 3 और 20 20। ठीक है, और इसका कहता है आपको मीन बताओ। समझ गए कि ऑब्जर्वेशन है और कहता है इस ऑब्जर्वेशन का मीन बता के दिखाओ। ठीक है, तो इसमें n के जगह पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यस सर, 41/3। हाँ, 41/3, या थोड़ा अच्छा नंबर देना चाहेगा तो 10 तक ही दे देगा, जिसमें कि बच्चा डिनाई भी नहीं कर सकता, ये 10 तक दे दिया। तो आप तो कह नहीं सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 तक का तो स्क्वायर करवा ही सकता है सबसे, चाहे बायो का हो या मैथमेटिक्स का हो, है ना। यस सर। तो लेकिन हमें फॉर्मूला बाय द वे मालूम है, ये रिलेशन मालूम है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इतना ही फर्क होगा।
इतने ही में हम दूसरे से रीड ले लेंगे। एफ आई एक्स आई लिखेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। क्या गया? अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हो गया और इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये एक एक्स्ट्रा लिखना होगा। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक का सम, और डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 से लेकर के 10 तक का सम। इसको लिखने का तरीका यही है, n के यहाँ पर क्या है 10, n + 1 11, अब दोनों को ऐड कर दीजिए 21 और डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया स्क्वायर का सम। n + 1 दोनों का सम डिवाइडेड बाय 6, यार n इज 10 और डिनोमिनेटर में 10 × 11/2, n × n + 1/2, खत्म हो गया। तो यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें समय बच जाएगा, नहीं तो आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे। समझ गए? तो 5 दिया हो 10 दिया हो, दोनों ही हालत में हमें अब इस रिलेशन का यूज करना है जो फॉर्मूले के तौर पर। तो दूसरे से 1 आध मिनट आगे रहेंगे हम। 7 आ गया। और इन जनरल बाय द यही पूछता है, तो कुछ दिन की तो बात है, 2n + 1/3, n = 10 डालेंगे तो 20 + 1 21/3, 7 वही आया अभी यहाँ पर। तो एक हो सकता है कि क्लास इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी हो, मतलब एक डाटा कई बार आया तो बार बार 2 + 2 लिखना, 3 + 3 + 3 लिखना या 4 + 4 + 4 लिखना, ये अच्छी बात नहीं है। तो 4 जितने बार आया उसको गिन करके उसके आगे लिख लेते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फिर डाटा और उसके फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम में लिख लेते हैं, एफ आई एक्स आई वाले कॉलम, जिससे सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना आसान। एक तरह का ऑब्जर्वेशन एक जगह ऐड होकर के आ गया, अब फिर क्या करेंगे, उन सबको आपस में ऐड कर, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, चाहे जहां भी लिखते हो, जहां भी करते हो। ठीक है, यस सर। हो जाएगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो आपका है, जैसे क्लास इंटरवल में दिया हुआ, कई बार डेटा क्लास इंटरवल में दिया होता है, जैसे इस तरह का देते हैं। डायरेक्टली कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसे बता दिया कि 0 से 10 के बीच में से 3 ऑब्जर्वेशन है ना, एक बीच में मैं छोड़ देता हूं, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन डेटा कितने बार आया ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे 0 से 10 में 2 आया, 11 to 20 या 10 to 20 लिखिए, 10 to 20, 10 to 20 में से 3, इस तरह से 11 to 20 होता तो क्या करते हैं, इधर 10.5 और इधर पीछे 0.5 करके कंटिन्यूअस बना लेते, जहां पर ऐसे गैप दिया हो 0 से 10 और फिर 11 to 20, तो 1 का गैप है तो 0.5 एक के अपर लिमिट को इंक्रीज करवा देंगे और दूसरे के लोअर लिमिट को डिक्रीज करवा देंगे। ठीक है, और वरना एक कंटिन्यूअस रहेगा तो कोई बात नहीं। 0 to 10, 10 to 20, 2, 3, ऐसे ही आपको दिया 20 to 30 में 5 ऑब्जर्वेशन, 30 to 40 में 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 40 to 50 में से 3 ऑब्जर्वेशन,
और 50 to 60 से 2 और 60 to 70 एक लिख लेता हूँ। कितना 20 हो गया, 10 20 हो गया। चलिए, तो इसमें जो एलिमेंट सब है इसका सम, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है। सिग्मा एफ आई इज 20। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20। ठीक है, ऐसी नौबत कब आती है, तो जैसे ऐसे टफ टेरेन में का सर्वे करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पर भेज दिया किसी को कि पॉपुलेशन काउंट करके आओ कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 10 to 20 में कितने हैं, 20 to 30, या बहुत रिमोट एरिया है, पहाड़ी एरिया है जहां पर कि जाना मुश्किल काम है ना, तो वहां पर क्या है जाकर के गिनने के लिए। तो हो सकता है कि एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाए, इसलिए कि मान लीजिए उस नक्सल इफेक्टेड एरिया में है, किसके घर में जाएं नहीं जाएं ये भी जानना जरूरी होता है। तो वहां पर क्या करता है लोग कि किसी से पूछ लिया, जानकारी ले लिया कि बताओ कि इस गांव में या इस एरिया में 0 से 10 एज ग्रुप का कितना है, तो कहा 2। 11 to 20 एज ग्रुप का कितना है, से 3। ऐसे ही 20 to 30 में कितने हैं, 5। 30 to 40 में कितने हैं, 4। बहुत रेयरली पॉपुलेटेड है, या इसी में मान लीजिए कोई डेटा अलग होगा तो अलग डेटा रिपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसे केस में ही इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है जहां पर कि एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल काम हो, लेकिन हाँ एक रेंज दे दे तो उस रेंज में वो पता कर ले कि इस रेंज में कितने लोग हैं या कितना ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो स्टैटिस्टिशियन को तो हर स्थिति में काम करना है, हर तरह के डेटा को इंटरप्रेट करके लगभग रियलिस्टिक फिगर नेशन को देना है। तो इसीलिए ऐसे के लिए भी वो लोग तैयार रहते हैं कि चलो कुछ भी दो, मैं इस तरह से उसको मैनिपुलेट करके सामने लाऊंगा जिससे कि नेशनल पॉलिसी डिसाइड की जा सके। तो ऐसी रिपोर्टिंग भी इंटरवल के फॉर्म में। तो इसमें अब मीन को तो डाटा चाहिए कि कौन डाटा कितने बार आया है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो इसका क्लास मार्क है जिसको कि मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इसका स्टैटिस्टिकल नेम है क्लास मार्क, जो कि मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल है। जैसे 0 to 10 का 5 है, 10 to 20 का 15 है, 20 to 30 का 25 है, 30 to 40 का 35 है, 45 है, 55 है, 65। ठीक है, ये सब मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल है। समझ गए, ये क्लास मार्क कहलाता है। इसको क्लास मार्क इसलिए कहते हैं कि इस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला डेटा यही है, क्योंकि मीन को चाहिए कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार आया है। ये आप कहेंगे सीधा कि इतने इंटरवल में इतना डाटा है, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो 5 हैज अकर्ड ट्वाइस, ये हमें एज्यूम करना है। स्टैटिस्टिशियन ने एज्यूम किया, कहा कि 5 को एज्यूम कर लो कि 2 बार आया है, तो उससे ऑब्जर्वेशन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि हो सकता है कि एक 4 एज ग्रुप का हो और दूसरा 6 एज ग्रुप का हो, तो दोनों का एवरेज लेंगे तो 5 भी आ जाएगा, तो मैच कर गया, है ना। या हो सकता है डेविएटेड भी होगा, तो इतना डेविएटेड नहीं होगा कि एरर बहुत ज्यादा आ जाए, एक जगह पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह कम हो जाएगा। इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि सब एक ही साइड में स्क्यूड हो, एक ही साइड में डेविएटेड। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे केस में क्या करते हैं, क्लास मार्क को उस इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव डेटा ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसानी। अब एक्सआई की तरह इस क्लास मार्क को यूज करेंगे आप। फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है ही, अगला आप कॉलम जो बनाए थे अभी वही बनाएंगे, एफ आई और इंटू एक्स आई का, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, है ना। तो 5 into 2 10, 45 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मालूम ही है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही है।